शुरुआत में मुझे कभी समझ नहीं आया कि हाई स्पीड ट्रेन के ऊपर लगा पावर कलेक्टर लगातार बिजली कैसे बनाए रखा है। इसका सिद्धांत समझने के लिए इसकी शुरुआत से जानना पड़ेगा। शुरुआत में इसे पैंटोग्राफ नहीं कहा जाता था। यह सिर्फ स्ट्रिंग लगी एक छड़ी जैसी संरचना थी। ऊपर की तार से बिजली मोटर तक पहुंचाई जाती थी, लेकिन संपर्क सतह बहुत छोटी थी, इसीलिए यह आसानी से तार से अलग हो जाती थी। यह तरीका बिल्कुल सही नहीं था। फिर इसमें बदलाव किया गया। छड़ी को मोड़कर लगाया गया और स्ट्रिंग को साइड में खींचा गया, लेकिन इससे समस्या और बढ़ गई। स्ट्रिंग की ताकत स्थिर नहीं रहती थी, जिससे छड़ी ऊपर नीचे हिलती रहती थी। कभी कभी तो यह तार को भी नुकसान पहुंचा देती थी। फिर इंजीनियरों ने दूसरी तरफ एक और केबल जोड़ दी ताकि यह ज्यादा न हिले। ऊपर तांबे की वायर लगाई गई जो सीधे तार से संपर्क करती थी। देखने में यह तरीका सही लगा, लेकिन घर्षण ज्यादा होने के कारण तांबे की वायर जल्दी घिस जाती थी। कुछ दिनों में ही खराब हो जाती थी। इसके बाद फिर सुधार किया गया। ऊपर एक क्षैतिज डंडा लगाया गया और नीचे 2 सपोर्ट दिए गए। असल में ऊपर की बिजली वाली तार पूरी तरह सीधी नहीं होती, बल्कि हल्की टेढ़ी मेढ़ी होती है। ऐसा इसलिए ताकि घर्षण एक ही जगह पर न हो। फिर ऊपर कार्बन बार लगाए गए। ये ज्यादा मजबूत और टिकाऊ थे। अब ट्रेन लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक सही चल सकती थी, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड पर हवा का दबाव और कंपन बढ़ने लगा था, जिससे संपर्क खराब हो जाता था। 1903 में इंजीनियरों ने एक नई संरचना बनाई। बीच में लगा स्प्रिंग बिजली लेने वाले हिस्से की ऊंचाई नियंत्रित करता था। ड्राइवर नीचे लगे मोटर सिस्टम से इसे ऊपर नीचे कर सकता था। इस नई जीरो शेप संरचना से हवा का दबाव और कंपन काफी कम हो गया। यह डिजाइन लगभग परफेक्ट लग रहा था, लेकिन यह बहुत बड़ा और भारी था। साथ ही ड्राइवर को इसे लगातार नियंत्रित करना पड़ा था। फिर 1955 में इंजीनियर लुई फॉफरी ने नया सिंगल आर्म पैंटोग्राफ बनाया। यही डिजाइन आज भी इस्तेमाल होती है। इसकी नीचे की संरचना 4 जॉइंट वाले फ्रेम से बनी होती है। जब यह ऊपर उठा है तो पीले हिस्से का कोण बदलता है और पूरी संरचना फैल जाती है। ऊपर संपर्क प्लेट लगी होती है जो बिजली वाली तार से जुड़ती है, लेकिन ऊंचाई बदलने पर संपर्क प्लेट का संतुलन बिगड़ जाता था, जिससे संपर्क खराब हो सकता था। फिर नीचे बैलेंस रॉड जोड़कर इस समस्या को हल किया गया। जब पैंटोग्राफ नीचे आता है तो बैलेंस रॉड के दोनों सिरों की दूरी कम हो जाती है और यह संपर्क प्लेट को संतुलित रखती है। ऊपर उठने पर यही रॉड प्लेट को दूसरी दिशा में खींचती है। इस सरल संरचना ने हवा के दबाव और कंपन की समस्या को काफी हद तक खत्म कर दिया। स्प्रिंग की ताकत अपने आप संपर्क को सही बनाए रखी है। नीचे का हिस्सा ड्राइव सिस्टम से जुड़ा होता है, जिससे जरूरत पड़ने पर इसे पूरी तरह नीचे किया जा सकता है। अब सवाल आता है, क्या ऊपर की बिजली वाली तार एक ही लंबी तार होती है? बिल्कुल नहीं। इसे कई हिस्सों में बांटा जाता है। गर्मी और ठंड की वजह से तार फैलती और सिकुड़ती रहती है, जिससे वह नीचे लटक सकती है। इससे ट्रेन के संचालन पर असर पड़ सकता है। आपने खंभों के किनारे भारी वजन जैसे हिस्से देखे होंगे। ये तार को हमेशा खींचकर टाइट रखते हैं। अगर दूरी ज्यादा हो तो बीच में अतिरिक्त सपोर्ट पोल लगाए जाते हैं। ऊपर चेन जैसी संरचना भी लगाई जाती है जो तार को सहारा देती है। हर सेक्शन के बीच कनेक्टर लगे होते हैं। जब ट्रेन एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाती है तो पैंटोग्राफ दोनों तारों को एक साथ छूता है। इससे बिजली की सप्लाई कभी बंद नहीं होती।